गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग। हमने अपने पिछले वीडियो में एक समंग श्रेणी की विभिन्न विशेषताएं पता करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, मध्यका कैसे निकाली जाती है, बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, हरात्मक और गुणात्मक माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका हमने अध्ययन किया था। एक समंग श्रेणी की संपूर्ण विशेषताओं का पता करने के लिए केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की ही आवश्यकता नहीं होती है, वरन हम उसके पूर्ण विशेषताएं पता करने के लिए हमको अपकिरण और विषमता के बारे में भी पता करना होता है। इस वीडियो में हम अपकिरण के माप किस प्रकार से, कौन कौन से अपकिरण के माप है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपकिरण के माप की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में एक सिंपल सी बात बताऊंगा। एक व्यक्ति था जिसको सांख्यिकी का कुछ नॉलेज रखता था, उसको मीड मीडियन मोड आता था। तो ऐसी स्थिति में एक बार वह व्यक्ति सपरिवार किसी दूसरे गांव में जा रहा था मेला अटेंड करने के लिए। तो रास्ते में एक नदी मिली, उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। तो उस व्यक्ति को चूंकि समांतर माध्य का अच्छा नॉलेज था, तो उसने देखा कि नदी है, कहीं पर 1 फीट है, कहीं पर नदी 3 फीट है, कहीं पर नदी 8 फीट है, कहीं पर नदी 6 फीट है। इस प्रकार से उसने पूरी नदी का औसत निकाला। औसत ऑफ रिवर आया 4.5 फीट। फिर उसने अपने परिवार के सदस्यों की ऊंचाई निकाली। तो कोई व्यक्ति 6 फीट का था, कोई 5.8 फीट का था, कोई 4.9 फीट का था, कोई 4 फीट का था, कोई 2.5 फीट का था। तो उसने अपने परिवार के औसत सदस्यों की ऊंचाई निकाली, फैमिली की। तो उसको लगा कि फैमिली की औसत ऊंचाई है 4.8 फीट। तब उसको लगा कि नदी की औसत गहराई से मेरे परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्यादा है, अतः नदी को पार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये सोचकर उसने अब सपरिवार नदी को पार करने की सोची। तो जहां पर 8 फीट का गड्ढा था, वहां पर पूरा परिवार डूब गया। जब ये कहावत चली, लेखा जोका त्यो तो भी कुनबा डूबा क्यों। अर्थात उसने ये नहीं देखा कि मेरे परिवार के सदस्य की सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी हाइट कितनी है और नदी की अधिकतम गहराई कितनी है। अर्थात उसने अधिकतम और न्यूनतम का ध्यान नहीं रखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो दुर्घटना का शिकार हुआ। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि अगर किसी भी समंग श्रेणी की संपूर्ण विशेषताओं का पता करना हो तो हमको न केवल समांतर माध्य, मध्यका, बहुलक या केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप की जानकारी होनी चाहिए, वरन फर्दर हमको अपकिरण के माप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और विषमता भी होनी चाहिए। विषमता की जानकारी हम बाद में पढ़ेंगे। अपकिरण होता क्या है? अपकिरण किसी समंग श्रेणी के फैलाव को बताता है। यानी किसी समंग श्रेणी, जो समंग श्रेणी है वो मध्यका से दूर कितनी है या समांतर माध्य से कितनी फैली हुई है, एक समंग श्रेणी का विस्तार कितना है, उसका लार्जेस्ट आइटम कितना है, उसका स्मॉलेस्ट कितना है, इस विस्तार को बताने की चीज को बोलते हैं अपकिरण। सामान्य रूप से अपकिरण निकालना बहुत ही चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक पेशेंट है, उसकी बीपी कितनी अप डाउन होती है, कितना उसका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, अप कितना है और डाउन कितना है। सामान्य आदमी का डाउन 80 रहता है, अप 120 रहता है। एक पेशेंट है, उसका 165 तक हो रहा है, ये 105 तक हो रहा है। इस अप डाउन के आधार पर डॉक्टर डिसीजन लेता है कि पेशेंट को क्या दिया जाना है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें विस्तार के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम कहते हैं कि जो मोड है वो है किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसमें आवृत्तियों का केंद्रीकरण सर्वाधिक होता है। तो मोड के माध्यम से ये पता चलता है आवृत्तियां सबसे ज्यादा कहां है, पर आवृत्तियों में बिखराव कैसा है, कितनी अधिकतम और न्यूनतम में कितना अंतर है, इसका पता करने के लिए हमको अपकिरण निकालना पड़ता है। जैसे एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री में जो ऑफिसर उसको 3 लाख रुपए महीना मिलता है और जो लेबर है, लेबर को 3000 रुपया मिलता है।
तो हम कहेंगे देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा अपकीरण है इनके अंदर। एक गरीब मजदूर को केवल 3,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है, जबकि एक कारखाना मालिक जो है या जो एक प्रबंधक है उसको 3 लाख रुपए की सैलरी दी जा रही है। तो बहुत सारी ऐसे कैलकुलेशंस है जिसमें अधिकतम और न्यूनतम का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अधिकतम और न्यूनतम के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपकिरण का माप निकाला जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकिरण के माप 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक अपकिरण का माप होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष माप अपकिरण का वह माप होता है जिसकी इकाई होती है, अगर हाइट है, हाइट में इंच का रूप में हो सकती है, अगर वजन है तो किलो के रूप में हो सकता है, दूरी है मीटर में हो सकती है, कोई लिक्विड है उसको लीटर में नापा जा सकता है, वजन को पौंड में नापा जा सकता है, सेंटीमीटर भी एक हो सकता है। बहुत सारी इकाइयां होती है। तो जब किसी अपकिरण के माप की साथ में इकाई दे रखी हो, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे इंच हो, या किलोग्राम हो, ग्राम हो, टन हो, क्विंटल हो, इसी प्रकार की अगर इकाई दे रखी हो तो उस प्रकार के अपकिरण को हम बोलते हैं अपकिरण का सापेक्ष माप। पर इसमें यह प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास एक चीज दे रखी है इंच में, दूसरी चीज दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। एक जो इकाई आपको किलो में दे रखी है और दूसरी इकाई आपको टन्स में दे रखी है या क्विंटल में दे रखी है, तो आपस में उसकी तुलना करना संभव नहीं है। तो अपकिरण का एक दूसरा माप होता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष माप, जिसके लिए सामान्य रूप से हम कोएफिशिएंट निकालते हैं निरपेक्ष माप ज्ञात करने के लिए। और उससे चाहे एक यूनिट इंच में है, दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो भी आपस में तुलना किया जाना संभव है। सामान्य रूप से जो अपकिरण के माप है इनको द्वितीय श्रेणी के माप बोलते हैं। क्या? माप को द्वितीय प्रकार के माध्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि अपकिरण के जो माप है वो कई बार समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक आदि पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमको अंतर चतुर्थक निकालना है तो हमको तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का अंतर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से माध्य विचलन निकाला जाता है तो माध्य विचलन समांतर माध्य से निकल सकता है, मध्यिका से निकल सकता है, बहुलक से निकल सकता है। इसी प्रकार से प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो अपकिरण के माप है वो द्वितीय श्रेणी के माप माने जाते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम प्रथम श्रेणी के माप मानते हैं। किसी भी जो माध्य है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य चाहे x बार है, z या m है, इसकी विश्वसनीयता की जांच करने के लिए अपकिरण के मापों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने जो माप निकाला है उससे विस्तार बाकी का कम है, जैसे एक देखिए 0 से 100 का समांतर माध्य है 50, पर यहाँ अंतर बहुत ज्यादा है तो इसको विश्वसनीय माप नहीं माना जाएगा। और अगर 40 से 60 का समांतर माध्य 50 है तो इसे एक विश्वसनीय माप कहा जाएगा, क्योंकि जो हमने माप निकाला है उससे अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य का अंतर कम है। किसी भी दो समंग श्रेणियों की आपस में तुलना करने के लिए भी अपकिरण का प्रयोग किया जाता है। समंकों की विश्वसनीयता का पता करने के लिए भी अपकिरण का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम और न्यूनतम का पता करने के लिए भी अपकिरण की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी में अपकिरण की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपकिरण के माध्यम से ही किसी समंग श्रेणी की संपूर्ण विशेषताओं का पता लगता है, विश्वसनीयता का पता लगता है, और समंग श्रेणी में कितना विचरण है, किस कारण से विचरण है, उस विचरण को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इन सभी की जानकारी के लिए हमको अपकिरण की गणना करनी होती है। अपकिरण के करने के लिए अपकिरण के 3 प्रकार के माप है। सीमा रीति, मेथड्स ऑफ लिमिट में एक होती है विस्तार रीति। विस्तार में हम देखते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, अधिकतम मूल्य कौन सा है और न्यूनतम मूल्य कौन सा है। ये जो माप होगा वो होगा सापेक्ष, क्योंकि इसकी इकाई होगी। मान लीजिए ऊंचाई 45 इंच है और न्यूनतम 30 इंच है तो 15 इंच यहाँ एक इकाई है, तो सापेक्ष माप होगा। और निरपेक्ष माप में हम लेंगे रेंज बराबर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी प्रकार से अंतर चतुर्थक, अगर किसी समंग श्रेणी के मध्य के 50% अंक निकालने हैं
तो अंतर चतुर्थक मध्य के 50% निकालने हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हम करते हैं तृतीय चतुर्थक से प्रथम चतुर्थक को घटाते हैं। ये 75% को बताता है, ये 25% को बताता है, तो मध्य के 50% निकलते हैं। इसी प्रकार से परसेंटाइल रेंज सतमक विस्तार P90 माइनस P10 से निकाला जाता है। ये मध्य के 80% अंकों के विस्तार को बताता है कि डाटा 80% डाटा कहां से कहां के बीच में है। ये बताता है कि 50% समंक कहां से कहां के बीच में है। इसी प्रकार से मेथड्स ऑफ एवरेजिंग में होता है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन निकालने के लिए, क्वार्टाइल रेशियो निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है। इसी प्रकार से माध्य विचलन निकाला जाता है। ये समांतर माध्य से भी निकल सकता है, ये मध्यका से भी निकल सकता है, और ये बहुलक से भी निकल सकता है। किस प्रकार से माध्य विचलन निकाला जाता है हम उसको अलग से पढ़ेंगे। और जो अपकिरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माप, जो कि अधिकतर सवालों में, अधिकतर प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, वो होता है प्रमाप विचलन। इसके अलावा कुछ अन्य रीतियां भी हैं जिसके माध्यम से अपकिरण निकाला जाता है। एक बिंदु रेखीय रीति भी है जो लॉरेंज कर्व के नाम से जानी जाती है, उसके माध्यम से भी हम अपकिरण निकाल सकते हैं। या हम देखिए रेंज मेथड को हम करेंगे। रेंज मेथड निकालने के लिए क्या होता है, रेंज बराबर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, L फॉर लार्जेस्ट, S फॉर स्मॉलेस्ट। जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मार्क्स है 35, 10, 25, 27, 37, 40, 34, 22। तो हम इसका रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज आएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 40 लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट 10 है, तो रेंज आएगा 30। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज 0.6। तो ये आपका निरपेक्ष माप है, और ये इसका सापेक्ष माप है, और ये इसका निरपेक्ष माप है। इसी प्रकार से अपकिरण की जो अन्य रीतियां हैं, इसका हम अलग अलग सवाल लेकर हल करेंगे। अगर रेंज मेथड में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि आपको ये दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, तो इसमें लार्ज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, 10, 8, 3, 1। तो इसमें लार्जेस्ट आइटम है 30 और स्मॉलेस्ट है 0, तो रेंज हो जाएगी 30 माइनस 0 बराबर 30, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज 30 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस 0 इजिकल टू 30 अपॉन 30, दैट इज 1। तो ये हमने सीखा कि रेंज मेथड क्या है, सामान्य मेथड है। सामान्य रूप से अपकिरण किसे कहा जाता है, अपकिरण किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी के बिखराव को बताता है। श्रेणी में किस प्रकार से समंकों का बिखराव है, समंकों के मध्य बहुत ज्यादा अंतर है या कम अंतर है, इस चीज को बताने के लिए हम अपकिरण का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।